गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। चलिए, कैसे हैं सभी लोग? मस्त है ना? ध्यान दीजिएगा। अ, आज क्लास में से महत्वपूर्ण आपका भूगोल विषय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आगे हैं। आप सभी का एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, 27, 28, 29 को आपका। समझे? अपना ऑफलाइन कोचिंग का सर जी नाम देख रहे होंगे ना? समझे? आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का लाड प्यार से आपका इस नाम से चैनल भी बन चुका है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सत्या क्लासेस के नाम से। बाकी आपका हेड ब्रांच वगैरह सेकेंड ब्रांच सब कुछ ये दिख रहा होगा। समझे? महत्वपूर्ण जो आपका एक ज्योग्राफी जो क्वेश्चन है, ठीक है, अर्थात जो आपका एक प्रकार से भूगोल जो आपका पेपर होगा, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं, तो आप सभी के लिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में जहाँ से लगभग सवाल आपको ऐसो पूछते रहता है। ओके, तो जानिएगा तो कमेंट दीजिएगा, नहीं जानिएगा तो फिर मेरा इंतजार कीजिएगा। समझे? लगभग ऐसे लास्ट तक का आखिरी सेक्शन में से, मतलब ये जो आपका सेकेंड बुक का है, उससे मैंने कुछ सवाल उठाया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सिंपल सा दिया है कि महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है। कई बार सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में से आ चुका है, कई बार आप सभी के लिए इसको पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ये कहता है ज्वार है, ऑप्शन बी है तरंग है, धाराएं हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा चैप्टर से दिया गया है? तो चैप्टर है सर जी आपका महासागरीय जल संचलन से है। तो बताइए, महासागरीय जल का ऊपर नीचे गति करना किससे संबंधित होता है? आप लोग को मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ज्वार भाटा सर जी। महासागरीय जल ऊपर नीचे जब गिरता है तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए? ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। अर्थात समझे, आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ज्वार हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? चैप्टर था वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां, उसका एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर आप लोग पढ़े थे, उसमें मैंने पढ़ाया होगा आप लोग को कि वायु दाब क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है। वायुमंडल में सजी हवाओं का जो एक निश्चित भार होता है, वही हमारा एयर प्रेशर कहलाता है। मिली बार से इंगित किया जाता था, समझे ना? तो वहां पे पूछा है कि वायुमंडलीय में आर्द्रता सर्जी, समझे, जो नमी होता है उसको आर्द्रता कहते हैं, तो मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ये है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, समझे, सी है ऑक्सोमीटर, डी है आपका बैरोमीटर। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा? समझे, हाइग्रोमीटर से हमको किसको मापते हैं? तो वायुमंडल में सर आर्द्रता का मापन के लिए है सो यंत्र दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा किस ओर मुड़ जाती है? बिल्कुल सा आसान सा सवाल है, समझे ना, कि कोरियोलिस बल, समझे, जे कोरियोलिस के द्वारा दिया गया था, समझे, प्रभाव से पवने उत्तरी गोलार्ध में, आपको पता होगा, समझे, कि ये जो हमारा अर्थ है सर, समझे, बीच में हमारा 0 डिग्री लाइन रेखा होता है, इसके ऊपर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो बोलता है कॉरियोलिस बल के प्रभाव से पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से किस ओर मुड़ जाती है? ऑप्शन ये है दाहिने तरफ, ऑप्शन सी है उत्तर की ओर, ऑप्शन बी है बाएं तरफ, या ऑप्शन डी है सर दक्षिण की ओर। समझे? करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो जितने भी लोग साथीगण देख रहे हैं हमें, समझे, सबको पता होगा। देखो, किसके में पूछा है? उत्तरी गोलार्ध में पूछा है ना, तो हमेशा उत्तरी गोलार्ध में सर जी किस तरफ मुड़ता है? दाहिना तरफ। अगर यदि पूछता हमारा कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा दिशा में मुड़ता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सर जी हमारा कौन सा दिशा में मुड़ जाता है? ये मुड़ता हमारा है सो बाएं तरफ मुड़ता है। इस बात को आप ऐसो याद रखना, समझे। बिल्कुल हमारा अगर देखिएगा तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, समझे, और ये हमारा सर जी दक्षिणी गोलार्ध है। समझ गए? आगे आ जाते हैं। आगे आपका सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल, चौथा नंबर सवाल बिल्कुल है यार, कि वायुमंडल में आयतन में जलवाष्प की अंश कितना होता है? समझे, वायुमंडल में अगर देख लिया जाए तो आयतन में जलवाष्प का कितना अंश होता है? 0 से 4%, 4 से 6%, 10%, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है 5 से 10%। कहाँ पे पढ़ाए हैं सर? वायुमंडलीय एक चैप्टर था वायुमंडल, वायुमंडल संरचना और संगठन, उसमें से आपको मैंने पढ़ाया था कि वायुमंडल में सर जलवाष्प की मात्रा कितना होता है।
तो सभी को पता होगा इसका उत्तर, उम्मीद करते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 0 से 4% अंश इसका होता है, हमारा वायुमंडल में अंश होता है सर इसी का, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ बालक। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ओजोन का सबसे अधिक ह्रास, हास नहीं होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यानी कि ओजोन का सबसे अधिक ह्रास किस क्षेत्र में हुआ है। अब ओजोन क्या होता है सर, O3, ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया है। एक प्रकार से अगर माना जाए तो ग्रीन हाउस गैसों में से जिम्मेदार है। उसके साथ साथ अगर देख लिया जाए सर जी, ठीक है, तो ओजोन परत आपको मैंने पढ़ाया था वायुमंडल संरचना और संगठन वाला चैप्टर में, कि ओजोन परत क्या होते थे। समताप मंडल में सर 15 से 35 किलोमीटर के आसपास एक ऐसा लेयर होता था जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता था, अवशोषित करता था, और अवशोषित करके सर हमारे पृथ्वी पर फिर एक निश्चित मात्रा में तापमान को रिलीज करता था, जो जीव जंतुओं के लिए एक बेटर होता था। तो वही पूछता है कि ओजोन का जो ओजोन परत है उसका सबसे अधिक ह्रास किस क्षेत्र में सर जी हुआ है। समझे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालक आपको, ठीक है। ऑप्शन ये कहता है यूरेशिया के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, साइबेरिया के ऊपर, या ग्रीनलैंड के ऊपर। समझे, जल्दी से जितने भी लोग जान रहे होंगे तो आप कमेंट करने का प्रयास करोगे, समझे, विशेष रूप से, ताकि आपका कमेंट का ही सर जी इंतजार कर रहे हैं, और आप हमें बताने का कोशिश करें सटीक तरीके से कि इसका करेक्ट उत्तर आपका है सो क्या हो जाएगा। जल्दी से दो, आपका वेट कर रहे हैं, समझे, जल्दी से दे दीजिए भाई साहब। समझे, एक कमेंट लगा रहा है यार कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अरे बिल्कुल यार, ठीक है, पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ रहे हो, मैंने बार बार कहा है ना क्लास में से कि चाहे आप जिसके लिए भी पढ़ते हो, तो ये मत समझो कि आप समझ लो कि चाहे आप जिंदगी में जब भी आगे बढ़ रहे हो, समझो कि आप खुद के लिए, अपनी खुद की पहचान और अपनी खुद की काबिलियत के लिए पढ़ रहे हो, अपना खुद की जिंदगी जीने के लिए कर रहे हो। न कोई माँ के लिए पढ़ते रहा, ना कोई बाप के लिए पढ़ते रहा है, अर्थात सच न कोई बहन के लिए पढ़ रहा है, ना कोई अपना पत्नी के लिए पढ़ रहा है। समझे, बस ये जानो कि हम अपना खुद की पहचान और अपनी खुद की सर अपना पैर पर खड़ा होने के लिए पढ़ रहे हैं। समझे, इस 8 अरब आबादी में है ना, या 143 करोड़ आबादी में, समझो कि आप एक जीव के रूप में हो और अपना एक खुद का पहचान के लिए मेहनत कर रहे हो। जिन्हें कहते हैं सर हम माता पिता के लिए, माता पिता क्या है यार, समझे, हम, आप जॉब में चला जाओगे, अपना पैर पर खड़ा हो जाओगे, समझे ना, तो माता पिता तो एक समय के लिए चलो कि सीना चढ़ हो जाता है, मेरा बाल बच्चा आज सफल हो गया, बस उस सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद तो फिर जिंदगी आप ही का चलना है, इसलिए कैसे कहते हो मन नहीं करता है, ठीक है, एक बार आओ तो समझे। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, समझे, बी हो जाएगा, अंटार्कटिका के ऊपर सर जी। समझे, आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है सर, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6। ओस का निर्माण निम्नलिखित में से किस ऋतु में होता है। ओस जो आपका बनता है प्यारा बालक, वो किस ऋतु में बनता है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, या बसंत ऋतु, या शीत ऋतु। अब ओस पढ़ाए हैं, ड्यू पॉइंट पढ़ाए हैं मैंने, समझे, कि ओस क्या होता है सर जी, हमारा जिस तापमान पर हमारा है सो जलवाष्प पूरी तरीके से संतृप्त हो जाता है, अर्थात सर जी तापमान है सो हमारा है सो एक प्रकार से है सो ड्यू पॉइंट मैंने आप सभी को बताया हुआ है। ऑनलाइन का पैड बेंच हो या फिर सर जी आपका ऑफलाइन वाला बच्चा, तो बताओ। अब देखो इसका कनेक्शन ही समझ में आ गया होगा कि सर ये हमारा है सो ड्यू पॉइंट तापमान कम वाला बात कर रहा है, तो हमेशा इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शीत ऋतु से रिलेटेड हो जाएगा। समझे, आप लोग पढ़े भी हो डिटेल में से अगर बात करें तो। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र का भाग नहीं है। समझे, वाटर साइकिल आप सभी को मैंने पढ़ाया हुआ था कि वाटर साइकिल क्या होता है सो, है ना, वाटर साइकिल आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ था। समझे, वाटर साइकिल में से होता क्या है सर, सबसे पहले सनलाइट आता है, सनलाइट जब पड़ता है पानी पर तो वहां से वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होकर के ऊपर जाता है, संघनन होता है, फिर बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद सच्ची हमारा फिर वर्षा होती है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे नाम भी आपको बता दिया, समझे, देखो वाष्पीकरण होगा ही ये शामिल, ठीक है, संघनन होगा ही, वर्षा होगा, अर्थात सर जी करेक्ट उत्तर कौन हो जाएगा, जल योजन है सो सर शामिल इसमें नहीं होता है। अगला कहता है बालक, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है। हिमपात, समझे, स्नोफॉल आप लोग को मैंने पढ़ाया हुआ है वर्षा वाला चैप्टर में से, कि हिमपात मुख्यतः ऑप्शन ए कहता है तटीय क्षेत्र, ऑप्शन बी कहता है बालक पठारी क्षेत्र, ऑप्शन सी कहता है पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी कहता है मैदानी क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, हिमपात कहाँ होता है सर, स्नोफॉल का मतलब होता है जब वर्षे होती है तो बूंदाबांदी के रूप में ना होकर के आपका किस रूप में होता है, बर्फ के छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं, है ना।
तो बार के बताओ कहाँ होगा, हमेशा जब भी होगा सर जी तो ये कहाँ होगा, मैंने बताया हुआ है ना कि सर जैसे जैसे क्षोभ मंडल में हम लोग ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हो जाता है कम, 165 डिग्री घटता था बाबू, समझे। तो हमेशा हिमपात कहाँ होगा, ये हमारा है सो पर्वतीय क्षेत्र में होगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र का ऊंचाई ज्यादा है, तो वहाँ जो पानी होगा, बारिश जो होने के लिए होगा, वो तापमान कम हो जाएगा, तो वहाँ पे बूंदाबांदी ना होकर के आपका बर्फ के फुहारे के रूप में होगा सर जी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश वगैरह हो गया, उत्तराखंड वगैरह हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है। अम्लीय वर्षा वाला किस कारण से होती है। ऑप्शन ये है फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं से, तापमान बढ़ने से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ने से, या पेड़ पौधे को काटने से। समझे, जल्दी से बता दो कि अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है। तो आप सभी को पता होगा कि अम्लीय वर्षा सर जी मैंने आपको वर्षा वाला चैप्टर पढ़ाया है, ये किससे होता है, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से। नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह जितने भी निकलते हैं वो सभी मिल करके सर जी हमारा बादल के साथ उनका भी रिएक्शन होता है, वहां से हमारा अम्लीय वर्षा का वो शिकार हो जाता है, समझे। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे हमारा है, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है, एक प्रकार से ओजोन पर है के लिए जिम्मेदार है, समझे। तापमान बढ़ना सर जी उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक उष्णता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में 10th कहता है महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित में से बीच होती है। महाद्वीपीय ढाल, समझे, महाद्वीपीय ढाल जो आपका है एक प्रकार से 3 नंबर आपको दिख रहे होंगे, किसी प्रकार से ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच में आपको कांटेक्ट करना हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। सवाल क्या था भाई साहब, सवाल था यार, ठीक है, कि महाद्वीपीय ढाल। अब देखो कि महाद्वीपीय ढाल क्या होता है, समझे, मैंने पढ़ाया हुआ है महाद्वीप और महासागरों वाला में भी, और महासागरीय जल संचलन वाला में भी टॉपिक था। 3 से 4 प्रकार का पढ़ा है। महाद्वीपीय मग्न तट है सर, महाद्वीपीय मग्न तट के बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है, उसके बाद गंभीर सागरीय मैदान होता है नीचे वाला भूभाग, उसके बाद उससे नीचे हमारा क्या होता है, अगर मान नेपाल है तो उससे नीचे हमारा फिर महासागरीय गर्त होता है, खाई जैसे मरियाना गर्त, और उसी में से हमारे फिर समुद्री कुछ कटक होते हैं, है ना, कटक होता है। अगर हम लोग सीधा सा बात कर ले तो उसी में से एक सवाल दिया है कि महाद्वीपीय ढाल का औसत गहराई सर जी हमारा कितना होता है, उसके बारे में है। सो आप बताओ, जल्दी से कमेंट करो जितने भी बच्चे जान रहे हो, ठीक है। इतना इतना आसान, देखो जिस तरीके से यार मैं सेट करवा रहा हूँ, समझे ना, बिल्कुल सारा सब्जेक्ट का इसी प्रकार से आने वाला है, ठीक है। 11th के लिए चिंता मत छोड़ दीजिए, वो हम लोग पर डिपेंड है, ठीक है। देख लो ना आपके सीनियर भैया दीदी लोगों को धुआं धुआं करके रखा दिए, ठीक है, पूरी तरीके से सर जी पेपर पड़ गया। इस वर्ष तो कोई नहीं रुकेगा, चाहे स्टेट टॉपर में जहां से भी वहां लग जाए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, बच्चे का दबदबा अपना सर्वोदय परिवार का होगा, ठीक है। अब वो रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आप सभी का प्यार से होगा, समझे, आपकी मेहनत से होगी, हम लोग तो बस एक दिशा निर्देश देने वाले हैं, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी आप 11th वाले बच्चे देख रहे हैं, समझे, तो बिल्कुल ध्यान में से रखे रहना इस बात को कि आपका सर जी जिस चैनल पे आप देख रहे हो, ठीक है, तो सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस है आपका, ठीक है। ऑफलाइन बैच का आपका एक अलग सा चैनल भी क्रिएट कर दिया गया, इनके नाम से सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस के नाम से भी चैनल है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि दोनों पर आपको है सो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। विशेषकर सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस आपका नया चैनल बनाया गया है, बाकी सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस तो अपना एक बड़ा सा 20,000 से प्लस फैमिली हो चुका है सर जी, है ना। तो विशेष रूप से आप सभी को कहना बस यह है, सूचित करना है, समझे ना, कि आपका 27, 28, 29 तारीख को सर जी एग्जाम है, परीक्षाएं हैं, समझे। 1 मार्च से मेरे बालक और बालिकाएं प्यारे बच्चों, ठीक है, 12th का आपका है सो न्यू बैच 1 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। अब कहिएगा सर मतलब तुरंत 29 को खत्म हो रहा है 1 तारीख से एग्जाम, मतलब तुरंत 12th का बैच, जी हाँ, ठीक है। जो बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफलाइन के बच्चे सर जी रुके हुए हैं कि 12th का कब होगा, ऑनलाइन का लगातार कॉल आता है कि सर 12th का कब होगा, समझे, तो उसके लिए बेसब्री से इंतजार का खत्म हो गया है, ठीक है। आप याद रख लेना कि 12th का न्यू बैच आपका 1 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड। ऑफलाइन सर जी आपको याद रखना है कि हजारीबाग जो आपका शहर है झारखंड, ठीक है, हेड ब्रांच आपका याद रखना है सर जी, मेन ब्रांच है बुढ़वा महादेव चौक बस स्टैंड वाला रोड में, समझे ना। नियर सर जी आपका केवी वुमेन्स कॉलेज, अर्थात सर जी केवी वुमेन्स कॉलेज के नजदीक है। सेकेंड ब्रांच आपका बाबूगंज चौक सर जी शाह मार्केट के अपोजिट में है, समझे, एक प्रकार से, समझे। उसके अलावा सर जी सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस आप जिस चैनल पर देख ही रहे हो, बाकी आपका नया चैनल होगा, ठीक है, जो बना है सर जी सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस के नाम से, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग 2 बैचें चलेगी, ठीक है, प्रॉपर रूटीन की तरह से क्या क्या फैकल्टी मिलने वाला है,
पूरी तरीके से ऑल सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ाया जाएगा, समझे। इवनिंग में सर जी आपका 3 से 5 क्लासेस चलेगी। आप जिस भी बैच में आना चाहते हो उस बैच में बिल्कुल आप ऐसो जुड़ जाना, कोई वैसा दिक्कत नहीं है, समझे। ऑनलाइन के लिए किसी भी तरीके से दिक्कत होगा तो आप सर जी ऐसो दिए गए नंबरों पर ऐसो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास कहाँ पे चलेगा सर जी, तो याद रखे रहना, ठीक है। पेड कोर्स वाला आपका जो भी होगा जितना से जितना कोशिश किया जाएगा कि कम से कम मिनिमम फी में आपको ऐसो प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक है। ऑफलाइन में भी कोशिश किया जा रहा है कि जितना से जितना कम फी में आप सभी को ऐसो सारा कुछ मिल जाए सर जी, है ना। इस बात के लिए बिल्कुल ध्यान रखे रहना, ओके, ठीक है। इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल होगा, दोनों तरीके के बच्चे को ऐसो पढ़ाया जाएगा, समझे। तो 12th का याद रहे कि नया बैच सर जी आपका 1 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, ओके, ठीक है। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर सर जी अपना नया चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे ना। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे सारे से, ठीक है। और विशेष रूप से होंगे लाइक शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विशेष रूप से तो इसमें से अगर यदि हम फिर आते हैं बालक, आप ध्यान रखना कि अगर इसमें से अगर हम लोग जाते हैं तो क्या मिलता है सर जी। क्वेश्चन नंबर सीधा सा देखो, अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या है सर, आगे आ जाते हैं उसमें से क्या मिलता है अब देखना। ये रहा हमारा, आगे आ जाते हैं तो हम लोग का मिलता है क्वेश्चन नंबर सर जी फिर हमारा 11th, है ना। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11th कहता है बच्चा कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है, समझे। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है, इससे रिलेटेड आपका है सो सवाल दिया गया है। क्या कहा जाता है बालक, जल्दी से बताओ। सापेक्ष आर्द्रता है, निरपेक्ष आर्द्रता है, उष्मांक है और गुप्त गुप्त उष्मा है सर जी, समझे। तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं। देखो आप इस वर्ड को याद रखना, समझे। 3 प्रकार का होता है बालक, सापेक्षित होता है, निरपेक्षिक होता है, वास्तविक होता है, औसांक होता है, गुप्त उष्मा लिखा हुआ है ना, समझे। आप याद रखना कि उसको क्या कहते हैं। देखो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा मतलब कितना जलवाष्प उसमें से नमी है तो उसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। जब पूछेगा, समझे, कि किसी भी सर प्रति इकाई पानी की वायुमंडल में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा और कितना वो जल ग्रहण करने की क्षमता है, मतलब यदि उसको और कितना जल ग्रहण करने की क्षमता है तब वो सापेक्षित हो जाएगा। वास्तविक आर्द्रता पूछेगा तो सर 1 किलोग्राम में से जितना भी वायु का भार होता है वो कहा जाता है वास्तविक। औसांक क्या होता है सर डी, ठीक है। तो जब भी हमारा ये वायुमंडल से संघनन होता है, संघनन के बाद जिस तापमान पर हमारा वायु संतृप्त हो जाता था अर्थात ड्यू पॉइंट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो हमारा एक प्रकार से औसांक के नाम से जाना जाता है। गुप्त उष्मा का मतलब हो गया सर वैसी उष्मा जिसमें से नमी ग्रहण करने की क्षमता और भी है सर जी। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को किससे मापा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल दिया है कि वायुमंडल में है सो यदि आप जान रहे होंगे, ठीक है, तो बेटर तरीके से यार आप जरूर से एक बार है सो समझे ना। जितने भी जो भी बच्चे होंगे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि 11th का है सो ताबड़तोड़ यहाँ पे रिवीजन होने वाला है, इसमें से कोई बात नहीं है, ठीक है। यदि अभी तक आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हो, समझे ना, जरा सा भी नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहना, समझे ना। आपके लिए समर्पित है हम लोग सर, और वो भी आओ सब बेटा, ऐसा मत समझना कि सर हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमी ज्योग्राफी मिल जाएगा बाकी संस्कृत साइकोलॉजी फिलोसफी होम साइंस सोशियोलॉजी कहाँ जाएगा। सारा सब्जेक्ट का वीडियो आप सभी को मिलने वाला है ना। तो हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा, याद रखना कि वास्तविक मात्रा को किसमें मापा जाता है, ग्राम प्रति घन मीटर। देखो यही सब छोटा, देखो यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे ग्राम प्रति घन, लेकिन यहाँ क्या है सेंटीमीटर, लेकिन ये मापा जाता है किसमें, मीटर में मापा जाता है ना। आगे जाते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है कि जलवाष्प का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है। बहुत ही आसान सा सवाल, एक प्यारा सा सवाल है। अगर हम लोग बात कर ले तो कि जलवाष्प का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है, संघनन, संघनन की गुप्त उष्मा, वाष्पोत्सर्जन या ऊध्र्वपातन। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना सच्ची क्या कहलाएगा, समझे। यदि आप जान रहे होंगे तो कमेंट करने का प्रयास करें क्योंकि आपका कमेंट का वेट रहता है सर जी। जल्दी से बता दो कि उसको क्या कहते हैं सर जी, जल्दी से। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समझे। जलवाष्प को जल के रूप में बदलना क्या कहता, तो सीधा सा है सर जी, उसको हम लोग जनरली सर क्या कहते हैं, जलवाष्प में जल में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है 14 नंबर, जलवाष्प का द्रव में संघनित ना होकर के जब सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा सर।
उसको बोला जाएगा बालक। अगर हम लोग सीधा सा मान ले तो उसको क्या कहते हैं हम लोग है सो ऊर्ध्वर पातन कहते हैं, याद रखना, ठीक है। द्रव में संघनित ना होकर के, द्रव में संघनित हो रहा था तो संघनन बोले, जब सीधे ठोस अवस्था में बदल जाए, मतलब सर जी सीधे सच यानी कि टेम्परेचर अगर माइनस में चलेगा ठोस में बदलेगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। 15 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बादल आकाश के सबसे ऊंचे बादल कहलाते हैं। बादलों का मैंने आप सभी को प्रकार पढ़ाया था बच्चा, समझे कि सभी में से सबसे ऊंचा बादल कौन होता था, तो उसी से रिलेटेड आपका दिया गया है कि सबसे ऊंचा कौन होता था। तो इस बात को आप याद रख लेना कि सबसे ऊंचे कौन कहलाते थे, पछाव। पछाव से कौन था, कपासी, उसके बाद स्तरीय और सबसे वर्षा। सबसे अत्यधिक हमारा सर कौन होता है, तो वर्षा ये होता है। रुए की तरह सर जी कौन दिखाता है, तो रुए की तरह हमारा है सो कपासी बादल है सो दिखाता है। आप इस बात को याद रखना, समझे। 16 कहता है कि काई, लैकिन तथा पुष्पी पादन जैसे छोटे वनस्पति किस प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु, मध्य अक्षांशीय या शुष्क जलवायु। ये काई और लाइकेन क्या होता है, काई और लाइकेन होता है एक प्रकार का शैवाल है, ठीक है। देख तो ना अब ये दीवार पर जो होता है हमारा सर बरसात के समय आप देखना कि छोटे छोटे शैवाल आ जाते हैं, पौधे भी रहते हैं उस प्रकार से। उसी तरीके से हमारा काई और लाइकेन एक प्रकार का पुष्पी उत्पादन जैसे छोटे वनस्पति है, कहाँ होगा, तो ये कहाँ होता है, याद रखना कि काय और लाकेन का जब बात करेगा भूमध्य सागरीय जलवायु होगा नहीं, क्योंकि भूमध्य सागर में होगा सर तो बड़ा बड़ा दिख रहा है। अगर इसको हम नहीं भी जाने, देखो इसको पकड़ो, छोटा छोटा बोल रहा है, मतलब किटी किटी होगा सर, बोलते हैं हम लोग की किटी किटी ऐसे थी, समझे। तो वो हमारा किस में होता है, याद रखो, ठीक है। मध्य अक्षांश होगा नहीं, शुष्क नहीं। ये कहाँ होगा, टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का वैसा इलाका सर जहाँ ठंडा है, सो थोड़ी सी ज्यादा ठंडा होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद फिर आपको जब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में सर जी फिर आपको है सुन इसका आगे ले चलेंगे, ठीक है। पार्ट 2 आपका जल्द आएगा, वेट कीजिएगा, फिर आपको हमें जल्दी